हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण। तीसरी क्लास है ये। इससे पहले अम्लों के बारे में और क्षारों के बारे में आपको बता चुका हूँ, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से वो वीडियो आप देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रीड मेंस लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, आरपीसी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जनरल साइंस के लिए, और बाकी सभी कंपटीशन एग्जाम जिनमें जनरल साइंस है उनमें ये जनरल साइंस का टॉपिक है। कक्षा 10th की ये टॉपिक है, अम्ल, क्षार और लवण। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली आज की। चलो शुरू करते हैं शुरू से। लवण वह पदार्थ जो किसी अम्ल या क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बनते हैं, लवण कहलाते हैं। ये इनकी परिभाषा है। अम्ल, हमें पता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है तो लवण और जल बनते हैं। जैसे ये एक अभिक्रिया है आपके सामने, यहाँ पर हम देखें तो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, KOH ये क्षार है। इन दोनों के आपस में अभिक्रिया से K2SO4 और H2 बन रहा है, ये एक लवण है। तो लवण क्या है? जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं वो लवण कहलाते हैं, और इस अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षारों के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसी तरह से एक और ये उदाहरण है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के आपस में अभिक्रिया हुई। यहाँ पर HCl जो है वो अम्ल है, इस अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ हुई, ये क्षार है NaOH, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप NaCl बना, सोडियम क्लोराइड जो नमक है, खाने का नमक NaCl, और ये जल। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जिनका निर्माण होता है वो लवण होते हैं, और साथ में इसमें जल भी बनता है। तो वे पदार्थ जो किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के स्वरूप बनते हैं लवण कहलाते हैं। ये परिभाषा की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं लवणों की विशेषताएं यानी गुणों के बारे में। लवणों के क्या क्या गुण होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्राय ठोस पदार्थ होते हैं। लवण जो है वो ठोस की अवस्था में पाए जाते हैं, ये ठोस होते हैं। तो ये प्रश्न यही बनता है कि ठोस क्यों होते हैं? तो इनकी क्रिस्टलीय संरचना होती है, क्रिस्टल्स के रूप में ये होते, और अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल यानी एक अणु से दूसरे अणु के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अंतर आणविक, अंतरा आणविक और अंतर आणविक दो तरह के हो जाएंगे। अंतरा आणविक मतलब अणु के ही अंदर अंतरा, और अंतर आणविक यानी दो अणुओं के बीच में। तो दो अणुओं के बीच में बहुत अधिक बल होता है, विद्युत आकर्षण बल होता है, क्योंकि जैसे हमें पता है सोडियम क्लोराइड NaCl है तो Na+ और Cl-, तो विद्युत आकर्षण बल ये प्लस और माइनस के बीच में अपोजिट चार्ज है, विपरीत चार्ज है, विपरीत आवेश है, इसलिए इनके बीच में बहुत अधिक बल होता है, आकर्षण बल होता है। जैसे हमें पता है कि ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास में रहते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होता, नहीं के बराबर, आकर्षण बहुत अधिक होता है। और द्रव अवस्था में कण थोड़े दूर आ जाते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल होता है लेकिन उतना नहीं होता, थोड़ा कम होता है ठोस के बजाय। तो बहुत अधिक पास होने की वजह से, बहुत अधिक आकर्षण बल होने की वजह से ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम इनका बात करते हैं कि इनका गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि क्यों आयनिक पदार्थों का या लवणों का, लवण आयनिक पदार्थ होते हैं। आयनिक पदार्थ का मतलब हो गया जो आयन से बनते हैं। जैसे Na+ एक आयन है, धनायन, इसके साथ में जब क्लोरीन- ये एक ऋणायन आ गया तो इससे बना NaCl। तो NaCl क्या हो गया? आयनिक यौगिक हो गया। यहाँ पर एक से दूसरे को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, तो इस तरह से एक तत्व से, एक परमाणु से जब दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होकर जो बनते हैं उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं, और इनके बीच में जो बंध होता है उसको हम आयनिक बंध कहते हैं। तो आयनिक बंध से निर्मित यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं, और ये सारे लवण जो है वो आयनिक यौगिक है। और आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक उच्च होते हैं। तो क्यों होते हैं उससे पहले हम बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। तो गलनांक का मतलब होता है गलन अंक, जिस पर वो गल जाए, वो तापमान। गलना मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, तो वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है वह तापमान उसका गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ के लिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, और क्वथनांक वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था से कोई पदार्थ गैस अवस्था में बदल जाता है, तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल के लिए क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, बहुत उच्च होता है। 1000 डिग्री, 1400 डिग्री, 1200 डिग्री के आसपास तक इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं। तो इतना अधिक उच्च गलनांक और क्वथनांक का कारण क्या है? तो वही कारण है कि इनके अणुओं के बीच में अंतरा आयनिक आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं। अंतरा आयनिक आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव जो होते हैं Na+ और Cl-, ये क्रिस्टलीय संरचना होती है, इनकी ठोस संरचना होती है।
दृढ़ संरचना होती है। तो ठोस और दृढ़ संरचना की होने की वजह से अणु बहुत अधिक पास पास होते हैं, तो इन अणुओं को तोड़कर दूर दूर करना है, इनके बीच का जो आकर्षण बल है उसको कम करना है, तो इसके लिए बाहर से बहुत ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा, तब जाके ये अगली अवस्था में, जैसे मान लो ये ठोस अवस्था में है और ये द्रव अवस्था में बदलेंगे। तो द्रव अवस्था में अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम है और यहाँ बहुत अधिक बल है, तो इस बहुत अधिक बल को इस कम बल के स्तर पर लेकर आने के लिए यहाँ आपको बहुत ज़्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, बाहर से बहुत अधिक ताप देना पड़ेगा, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक उच्च होता है। ये प्राय जल में घुलनशील होते हैं, जितने भी लवण है वो सारे जल में घुलनशील हो जाते हैं। और जल में घुलनशील क्यों होते हैं, तो उसका कारण ये है कि ये पोलर सॉल्वेंट जो ध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें घुलते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक यानी जो आयन से बनते हैं, जैसे NaCl है, जितने भी लवण है जो अम्ल और क्षार से बनते हैं, NaCl है, KCl है, जितने भी है, ये अभी हमने देखा K2SO4 है, ये सब आयनिक यौगिक है। और आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलयनशील होते हैं। ध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं, तो वो जिनमें दो ध्रुव प्लस और माइनस बनते हैं। जैसे जल एक ध्रुवीय विलायक है, तो ये जल में सारे घुलनशील हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जल में दो ध्रुव कौन से बनेंगे, तो जल में दो ध्रुव बनेंगे, एक तो बनेगा H+ और एक OH-, ठीक है। और इसी तरह से इनमें भी ध्रुव बनते हैं, जैसे Na+ और Cl-। तो ये जो आयनिक यौगिक है वो इस तरह के ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, जैसे जल में। और ये केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इस तरह के जो अध्रुवीय विलायक है, जिनमें इस तरह से दो ध्रुव धनावेश और ऋणावेश यानी धन और ऋण सिरे नहीं बनते, उनमें वो नहीं घुलते। तो किन में घुलते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, प्राय जल में घुलनशील होते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात ये विद्युत अपघट्य होते हैं। जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि जब किसी लवण का जलीय विलयन बनाया जाएगा तो वो जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। जैसे NaCl अपने इन आयन्स में वियोजित हो जाएगा, यानी आयन उत्पन्न हो गए। आयन उत्पन्न हो गए। आयन क्या होते हैं, आवेश युक्त कण आयन कहलाते हैं। यानी ऐसे स्पेसीज जो चार्ज्ड है, जिनके ऊपर चार्ज है, धनावेश या ऋणावेश है, और आवेश उत्पन्न हो गए। अब अगर ये आवेश प्रवाह करने लगेंगे, उस विलयन में अगर आवेश बह रहे हैं और तो वो विद्युत धारा का प्रवाह कर देंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और सुचालक होते हैं। ये आयनिक यौगिक होते हैं। प्रत्येक लवण में एक धनायन और एक ऋणायन होता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड में NH4Cl में NH4+ धनायन और Cl- ऋणायन है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आयनिक यौगिक होते हैं, आयंस होते हैं इनके अंदर, और हर एक लवण में एक धनायन कैटायन और एक ऋणायन एनायन होता है। जैसे NH4Cl का यहाँ पर उदाहरण है, तो NH4Cl में NH4+ ये धनायन है, NH4+ ये धनायन है और Cl- ये ऋणायन है। तो इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने धनावेश आ जाते हैं, और जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर उतने ऋणावेश आ जाते हैं। यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इसके ऊपर एक माइनस, और NH4 ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए एक प्लस। तो और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो लवण आयनिक यौगिक होते हैं और इनमें एक धनायन और एक ऋणायन होता है। अब हम इनकी प्रकृति और pH की बात करते हैं कि लवणों के विलयन की प्रकृति और pH किस तरह से होती है। तो देखो, वैसे तो लवण को होना चाहिए उदासीन, क्योंकि अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप जब बनेंगे तो अम्ल क्षार के प्रभाव को खत्म कर देगा और क्षार अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देंगे, तो लवण हो जाएंगे उदासीन। लेकिन जब अम्ल और क्षार अगर अलग अलग प्रकृति के हैं, यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है, या प्रबल क्षार के साथ दुर्बल अम्ल है, तब इनके जलीय विलयन अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के भी हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते। देखो, लवण प्राय किसी अम्ल और क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनका pH का मान 7 यानी जल के pH के बराबर होता है। लवणों को ये होता है, अब देखो, किसी लवण को अगर हम जल में घोलें और जल में घोलने पर जो विलयन प्राप्त होगा लवण का जलीय विलयन, वो जलीय विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्राप्त जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अधिक है या हाइड्रोक्साइड आयन अधिक है। अगर प्राप्त जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर मात्रा में है तो वो विलयन हो जाएगा उदासीन, जैसा कि आमतौर पर सभी लवणों का होता है। लेकिन अगर उस लवण को हमने जलीय विलयन बनाया, उसको जल में घोला, और वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अधिक दे रहा है तो वो अम्लीय विलयन हो जाएगा, और अगर वो उस जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन अधिक दे रहा है तो वो क्षारीय लवण हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन आयन अधिक मुक्त होने पर क्या हो जाएगा, विलयन की प्रकृति 7 से अम्लीय होगी, pH 7 से कम होगी। भाई अम्लों की pH हमें पता है 7 से कम होती है, अम्लों की pH 7 से कम होती है। तो ऐसे विलयन यानी ऐसा लवण का जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा।
तथा हाइड्रो ऑक्साइड आयनों की संख्या अगर उस जलीय विलयन में अधिक हो रही है तो विलयन की प्रकृति क्षारीय हो जाएगी और क्षारीय की पीएच 7 से अधिक होती है। 7 पीएच पर उदासीन होता है तो इनकी पीएच क्या हो जाएगी, 7 से अधिक हो जाएगी। इनकी पीएच 7 से अधिक हो जाएगी और ये क्षारीय प्रकृति के लवण कहलाएंगे। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन पीएच 7 होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड की हम अगर बात करें तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है हमें पता है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है HCl और NaOH से। HCl की अभिक्रिया जब NaOH के साथ होती है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ पर ये दोनों ही प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है। ये प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया होती है तो उदासीन लवण बनता है। तो यहाँ पर Na और Cl ये मिलकर NaCl बनाते हैं तो NaCl यहाँ पर क्या हो गया, उदासीन हो गया। इसकी पीएच 7 होती है, NaCl की पीएच 7 होती है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच 6 होता है। ये अम्लीय होता है अमोनियम क्लोराइड का। क्यों होता है तो इसको समझते हैं। देखो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन की पीएच 6 होती है, ये अम्लीय होता है। तो क्यों होता है इसको हम समझते हैं। अमोनियम क्लोराइड बनता कैसे, देखो तो अमोनियम क्लोराइड बनता है जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH की अभिक्रिया करवाते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, ये क्षार हो गया जिसके पास OH है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पर क्षार है और जिसके पास हाइड्रोजन है वो अम्ल है तो ये अम्ल है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से अब लवण और जल बनेगा। तो लवण कौन सा बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। देखो NH4 ये प्लस है तो NH4 प्लस हो गया। OH माइनस वाला होता है तो OH माइनस। HCl में से H प्लस वाला है H और Cl है माइनस वाला। ठीक है, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ जाएगा तो H और OH तो मिलकर बना लेंगे जल का एक अणु। तो जल का एक अणु यहाँ पर बन गया H2O और इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा तो NH4Cl के साथ में मिलकर बनाएगा NH4Cl। ठीक है, NH4Cl तो NH4Cl यहाँ पर क्या हो गया, लवण हो गया। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ये जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है, प्रबल है और जो क्षार है वो दुर्बल है। प्रबल और दुर्बल अम्ल और क्षार के बारे में मैं इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुका हूँ तो वहाँ पर आप इसको आराम से समझ सकते हो। देखो प्रबल अम्ल का मतलब जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा और दुर्बल अम्ल जो कम हाइड्रोजन आयन देगा अपने जलीय विलयन में। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन तो देगा ज़्यादा और क्षार कैसा है, दुर्बल है तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा कम। तो ज़्यादा क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन। जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रहे हैं तो उस विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय। इसलिए ये अम्लीय होता है। कौन, अमोनियम क्लोराइड, और इसकी पीएच होती है 6। अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्यों होता है इसको समझते हैं। देखो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया से। तो यहाँ पर क्षार तो है, सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तो क्षार है और कार्बोनेट अम्ल क्या है, कार्बोनेट। कार्बोनेट कहाँ से आती है, कार्बनिक अम्ल से H2CO3 से। ठीक है, अब हमें पता है कि कार्बनिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल होता है तो ये तो दुर्बल अम्ल हो गया और जो क्षार है ये प्रबल है। NaOH की तो पीएच 14 होती है, सबसे प्रबल क्षार यही होता है NaOH, तो ये प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार का मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन आयन कम होंगे। ठीक है, तो अब देखो इनकी अभिक्रिया से क्या बनता है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा तो Na और CO3 मिलकर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो लवण तो बन गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और H और OH मिलकर बना लेंगे एक जल का अणु H2O। ये जो Na2CO3 है ये क्या हो गया, ये क्षारीय प्रकृति का हो गया, इसकी पीएच 9 हो गई। अब आपको ध्यान क्या देना, देखो आपको ये ध्यान देना कि कौन प्रबल या दुर्बल कैसे होगा, इसका कैसे पता चलेगा। तो आप ध्यान रखो कि NaOH और KOH ये जो है ना, NaOH और KOH ये ऐसे क्षार है जो प्रबल होते हैं, NaOH और KOH। ठीक है, और अम्लों में प्रबल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल है और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्रबल है। अब जो भी लवण बनेगा उस लवण का पहला भाग जो धनात्मक मूलक होगा वो आएगा यहाँ से क्षारों से, सोडियम या पोटेशियम से। तो सोडियम और पोटेशियम के लवण, जैसे सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट यहाँ हो सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम के जो बनेंगे, सोडियम और पोटेशियम के जो भी बनेंगे लवण, वो क्या होंगे, वो क्षारीय प्रकृति के होंगे, क्योंकि ये क्षार में से आ रही है ना, धातु वाला जो भाग है वो क्षार में से आएगा। और जो इसका लवण का, जैसे हम यहाँ पर एक लवण को उठा के बात करते हैं, उसकी अमोनियम क्लोराइड को उठा लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसका जो पहला भाग है ना धनावेश वाला, ये भाग कहाँ से आएगा, ये हमेशा क्षार से आएगा। जैसे अब एक उदाहरण हम लेते हैं इसका सोडियम कार्बोनेट को, उसको समझने के लिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3।
तो सोडियम कार्बोनेट का पहला जो धनावेश वाला भाग है, धनात्मक मूलक है सोडियम, ये कहाँ से आया, ये क्षार से आया। तो Na सोडियम कहाँ से आएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आएगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, प्रबल क्षार है, तो ये लवण क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि प्रबल कौन है, क्षार है। लेकिन अब इसमें देखो आप, और इसके बाद वाला ये जो भाग है ना CO3 या Cl, ये जो आएगा नेगेटिव वाला ऋण मूलक, ये हमेशा अम्ल से आता है। तो अम्ल से देखो क्या आ रहा है, हमें पता है कि अगर अम्ल से अगर क्लोराइड आएगा तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आएगा, और सल्फेट आएगा तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल से आएगा, और ये दोनों प्रबल अम्ल है। तो अगर ये दोनों आ गए ना, और इसके साथ में इधर क्षार कोई दुर्बल है, तब वो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। जैसे अभी अमोनियम क्लोराइड को हमने क्या कहा था कि अम्लीय प्रकृति का है, तो अमोनियम क्लोराइड अम्लीय प्रकृति का क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोराइड कहाँ से आया, HCl से आया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक प्रबल अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, इसलिए ये अम्लीय प्रकृति का हो गया। क्योंकि इसके साथ में दूसरा क्या है, अमोनियम है, यानी क्षार, ये वाला जो भाग धनावेश वाला, ये कौन से उससे आ रहा है, क्षार से आ रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये एक दुर्बल क्षार होता है। तो इस तरह से प्रबल और दुर्बल क्षार होते हैं। ये जो पहले आता है ये धनात्मक मूलक होता है, ये हमेशा क्षारों से आता है, ठीक है। और बाद वाला जो क्लोराइड है या कार्बोनेट है या सल्फेट है या नाइट्रेट है, ये जो भाग है ना, ये भाग अम्लों से आता है। तो इसमें क्लोराइड और सल्फेट अगर आ रहा है, यानी जो लवण क्लोराइड और सल्फेट लवण बनते हैं वो ज़्यादातर प्रबल अम्लों से बनते हैं और वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और सोडियम के और पोटेशियम के जो लवण बनते हैं, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट इस तरह से, तो वो क्षारीय ज़्यादा होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। तो ये आपको पता कर लेना कि कहाँ से अम्ल प्रबल अम्ल से आ रहा है कि प्रबल क्षार से आ रहा है, उस हिसाब से इनका वर्गीकरण हो जाएगा प्रबल और दुर्बल के हिसाब से, कि लवणीय लवण जो होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। अब हम लवणों के वर्गीकरण की बात करते हैं, यानी लवणों के प्रकार की बात करते हैं, कितने प्रकार के लवण होते हैं। तो सबसे पहले देखो है सामान्य लवण, यानी वो लवण जो सामान्य लवण का मतलब जो सामान्य प्रक्रिया से बने। और सामान्य प्रक्रिया यही है कि एक प्रबल क्षार की अभिक्रिया एक प्रबल अम्ल के साथ होती है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया, और लवण बनता है और जल बनता है। तो ये सामान्य लवण हो गया। सोडियम क्लोराइड एक सामान्य लवण है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने से उदासीन विलयन प्राप्त होता है, जैसे NaCl की पेज साथ होती है, उदासीन होता है। और इससे बने लवणों को सामान्य लवण कहते हैं। इससे अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु का पूर्णतः स्थानांतरण होता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु का पूर्णतः स्थानांतरण होता है। हाइड्रोजन परमाणु पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन परमाणु बचते नहीं है। अलग से यहाँ पर विलयन में उत्पाद के साइड में आपको कहीं पर भी हाइड्रोजन परमाणु बचे हुए नहीं मिलेंगे, हाइड्रोजन आयन बचे हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया सामान्य लवण। NaCl सामान्य लवण क्यों है, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना हुआ है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों के मिलने से जो उदासीन लवण बनते हैं वो सामान्य लवण होते हैं। जैसे सामान्य लवण के उदाहरण है NaCl, ठीक है, क्योंकि NaCl किससे बना है, HCl और NaOH से। Na तो आया NaOH से, क्षार से आता है पहला भाग, और Cl आया HCl से। इसी तरह से KCl, तो KCl किससे बनेगा, KCl बनेगा Cl यानी HCl और K यानी KOH से, ठीक है। तो दोनों ही प्रबल है, KOH भी प्रबल क्षार है और HCl भी प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से लवण जो बनेगा KCl, ये क्या हो जाएगा, सामान्य लवण हो जाएगा। इसी तरह से Na2SO4, Na2SO4 की बात करते हैं। देखो Na2SO4 कैसे बनेगा, तो Na पहले जो भाग आता है वो क्षार से आ जाएगा। तो NaOH क्षार कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमें पता है प्रबल क्षार है। और SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से आया, H2SO4 से SO4 आया, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार यानी सामान्य लवण बन जाएगा। और लवण क्या बन जाएगा, Na और SO4 यानी Na2SO4 बन गया। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम सल्फेट इसकी बात करते हैं CaSO4, तो देखो ये किससे आया, तो पहला वाला भाग आता है क्षारों से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये भी प्रबल क्षार होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी। और सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल से आया, तो ये भी प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो Ca और SO4 मिलकर क्या बना लेंगे, CaSO4। और ये जो लवण CaSO4 मिला, ये कैसा लवण है, सामान्य लवण है। क्यों, क्योंकि ये बना हुआ है किससे, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से। ये प्रबल क्षार है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल हमें पता है प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से कैसे लवण बनते हैं, सामान्य लवण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अम्लीय लवण, यानी जो जिसकी प्रकृति अम्लीय होगी। और अम्लीय प्रकृति कब होगी, जब अम्ल प्रबल होगा और साथ में क्षार कैसा होगा, दुर्बल, तो वो अम्लीय हो जाएगा। जो प्रबल रहेगा वैसा लवण बनेगा। अगर अम्ल प्रबल है तो वो प्रबल अम्लीय लवण बन जाएगा, और अगर क्षार प्रबल है तो वो क्षारीय लवण बन जाएगा। यानी प्रबल क्या है उसके हिसाब से उसकी प्रकृति हो जाएगी। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिलाने से अम्लीय विलयन प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त लवणों को हम अम्लीय एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु का पूर्ण स्थानांतरण नहीं हो पाता, इसलिए जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो जाते हैं और वो अम्लीय हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण की अगर हम बात करें कि अम्लीय लवण के कौन कौन से उदाहरण है, तो ये है उदाहरण NaCO3, NaHSO4 व NH4Cl, ये अम्लीय लवण है। क्यों है इनको समझते हैं। देखो
NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं हम इसको, और NaH4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। जैसे इस लवण को समझते हैं अमोनियम क्लोराइड को, तो अमोनियम क्लोराइड कैसे बना हुआ है, तो अमोनियम पहला भाग क्षार से आता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और Cl वाला भाग ये आता है अम्ल से, तो ये HCl। तो प्रबल कौन है, अम्ल प्रबल है, क्षार क्या रह गया, दुर्बल। तो ये लवण जो बना वो कैसा होगा, अम्ल प्रबल है, तो ये अम्लीय लवण हो गया, यानी लवण कैसा हो गया, अम्लीय लवण हो गया, इसकी प्रकृति हो गई अम्लीय। क्षारीय लवण, देखो प्रबल क्या है उस हिसाब से लवण बन जाएंगे, तो यहाँ क्षारीय तो यानी क्षार प्रबल है, यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने से क्षारीय विलयन प्राप्त होगा, और इस प्रकार के लवणों को क्षारीय बेसिक सोल्ट कहते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट आदि ये क्षारीय लवण है। तो इसको समझते हैं, देखो कैसे, सोडियम कार्बोनेट का एक उदाहरण लेकर हम समझ लेते हैं। तो पहला जो भाग आता है वो क्षार से आता है, तो NaOH यहाँ पर क्षार है, कार्बोनेट है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बनिक अम्ल से आता है। सल्फेट जो लवण में सल्फेट होते हैं, सल्फेट लवण होते हैं, तो उनका सल्फेट वाला भाग सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से आता है, ये प्रबल अम्ल होता है। अगर वो लवण क्लोराइड है तो क्लोराइड किससे आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से आ जाएगा, और ये भी प्रबल अम्ल होता है। अगर कार्बोनेट लवण कार्बोनेट है, CO3 या बाइकार्बोनेट है, तो वो किससे आ जाएगा, कार्बनिक अम्ल से H2CO3 से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये नाइट्रेट लवण है तो नाइट्रेट लवण किससे मिलेंगे, यानी उनके लिए अम्ल कौन सा होगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा HNO3। तो ये जनरल अम्ल होते हैं। अब इनमें से ये सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल है, ये भी प्रबल है, ये दुर्बल है, और ये नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल ही होता है वैसे। अब इनकी बात करते हैं, देखो सोडियम कार्बोनेट की, क्षारीय लवण कार्बोनेट, वैसे कार्बोनेट हमें पता है कार्बनिक अम्ल तो दुर्बल है, तो ये दुर्बल ही बनेगा, यानी अम्ल वाला भाग दुर्बल है तो क्षार प्रबल हो सकता है इसके साथ में, तो प्रबल क्षार होते ही ये क्षारीय प्रकृति का लवण है। तो सोडियम कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्षारीय प्रकृति का, हमें पता है इसकी दुर्बल क्षारीय प्रकृति होती है, इसलिए तो इसको एंटासिड के रूप में, यानी एसिड के विपरीत इसको काम में लेते हैं। अम्लता दूर करने के लिए, आमाशयिक अम्लता दूर करने के लिए बेकिंग सोडे का जो विलयन बनाया जाता है, तो वो अम्लता खत्म इसीलिए कर देता है क्योंकि ये दुर्बल क्षार है। तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया से, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया से जो बनता है वो क्षारीय लवण होता है। जैसे यहाँ पर ये प्रबल क्षार है कौन, NaOH, दुर्बल अम्ल है कौन, H2CO3, इसलिए प्रबल कौन है, क्षार, तो लवण कैसा हो गया, क्षारीय लवण। अब मिश्रित लवण, अगला लवणों का प्रकार है मिश्रित लवण। ऐसे लवण जिसमें दो या दो से अधिक क्षारीय अथवा अम्लीय मूलक उपस्थित होते हैं। मिश्रित, जैसा नाम से पता है मिक्स्ड, मिश्रित, तो जिसमें दो क्षारीय मूलक हो या दो अम्लीय मूलक हो, यानी दो एक साथ रहेंगे तो उसको मिक्स्ड लवण कहते हैं। जैसे CaOCl, CaOCl2 विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र होता है CaOCl2 विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण में क्षारीय और अम्लीय इसमें दो मूलक उपस्थित है। जैसे OCl एक मूलक है OCl, और एक Cl- दो मूलक उपस्थित है, इसलिए ये क्या हो गया, मिक्स्ड लवण या मिश्रित लवण हो गया। अगला बात करते हैं हम संकर लवण की। वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धनायन के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं संकर या जटिल लवण कहलाते हैं। संकर लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट, तो कॉम्प्लेक्स साल्ट को समझते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं, फिर उदाहरण को हम समझेंगे। कॉम्प्लेक्स साल्ट या संकर लवण किसको कहेंगे, तो वे लवण जिनमें आयन या उदासीन अणु किसी धनायन के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, यानी जो धनायन है उसके साथ में कोई आयन या उदासीन अणु उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो उससे हम संकर या जटिल लवण कहेंगे। जैसे यहाँ पर दो उदाहरण दिए हुए, एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCN6, और एक है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HgI4। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 और पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HgI4। अब इनको समझते हैं, इस परिभाषा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे धनायन के साथ में कोई आयन या उदासीन अणु उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इसको समझते हैं, कौन सा धनायन है, क्या उपसहसंयोजक बंध है, इसको समझते हैं। देखो, इन्हें जल में घोलने पर ये संकर आयन प्राप्त होते हैं। ये जल में घोलने पर संकर आयन प्राप्त होते हैं। उनके विलयन में संकर आयन अपने अवयवों में वियोजित नहीं होते और अपना अलग अस्तित्व रखते हैं। यथा जैसे हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात करते हैं, यहाँ पर जो धनायन है वो पोटेशियम है। इस पोटेशियम के साथ में ये जो आयन है FeCN6, ये इसके साथ में उपसहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है, इसके साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाता है। और ये आयन जो है ये एक साथ यानी ऐसे ग्रुप में ही उपस्थित रहता है। ये अपने जो अवयव है यानी FeCN6 में से Fe अलग नहीं होता, Cn अलग नहीं होता, एक साथ ही उपस्थित रहता है। इसलिए इसको हम संकर लवण या जटिल लवण कहेंगे, यानी इसका वियोजन नहीं होगा। ये संकर आयन अपने अवयवों में वियोजित नहीं होता जल में घोलने पर, इसलिए इसका अलग से अस्तित्व रहता है। यानी यहाँ पर जो है ना ये 4K अलग इतना ही ये वियोजित हो जाएगा, बाकी FeCN6 4- ये ऐसा कैसा रहेगा। इसमें से Fe और Cn अलग अलग नहीं होंगे, इसलिए ये जटिल लवण हो गया, संकर लवण हो गया। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और एक उदाहरण था हमारे पास में पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का
K2HgI4। तो K2HgI4 में भी यही होगा कि पोटेशियम ये केवल एक धनायन बनेगा, लेकिन HgI4 में से Hg और I अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ ही रहेंगे। Hg और I4 ये जो है ये एक साथ ही रहेगा। इसमें से Hg मूलक अवयव और I दोनों अलग अलग नहीं होंगे, वियोजित नहीं होंगे, इसलिए ये हो गया संकर लवण। अब अगला लवण है द्विक लवण। डबल सोल्ट जैसा नाम से है कि दो साल्ट जब एक साथ हो, दो लवण जब एक साथ उपस्थित हो तो वो द्विक लवण या डबल सोल्ट हो गया। द्विक लवण का उदाहरण याद रखना आप, फिटकरी। फिटकरी एक द्विक लवण है। तो दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण, दो सरल लवण लिए हमने नॉर्मल साल्ट यानी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार वाले सामान्य लवण, और उनके जलीय विलयन का जब वाष्पीकरण करेंगे तब हमें डबल साल्ट द्विक लवण बनेगा। इनके अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में रहता है, इनमें सरल लवणों का अनुपात निश्चित होता है और ठोस अवस्था में केवल इनका अस्तित्व रहता है, बाकी द्रव अवस्था में और गैसीय अवस्था में इनका अस्तित्व नहीं रहता। जैसे पोटास एलम या फिटकरी। तो यहाँ पर दो लवण है, देखो इसका सूत्र है K2SO4 Al2SO4 3 डॉट चॉइस H2। ये चॉइस यहाँ पर क्रिस्टलीय जल है। डॉट लगा के जो जल लिखे हुए होते हैं किसी अणु में, तो किसी यौगिक में, तो वो उसका क्रिस्टलीय जल है। क्रिस्टलीय जल का मतलब है कि ये जल इसके एक इकाई सूत्र में उपस्थित रहते हैं। एक इकाई सूत्र में किसी यौगिक के एक इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणु उसकी क्रिस्टलीय जल कहलाती है। तो ये इसका एक सूत्र अगर हम लेंगे तो उसमें हमेशा इतने जल रहेंगे चॉइस H2। ये अलग से जुड़ा हुआ नहीं है बाहर से, इसके अणु के साथ में ही है ये जल इतना। तो यहाँ पर देखो दो लवण कौन कौन से उसको हम समझते हैं फिटकरी में, K2SO4 Al2SO4। तो K2SO4 एक अलग लवण है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और यहाँ पर दूसरा लवण है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3। ठीक है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, सल्फेट की 2 होती है, Al2SO4 3। ये दो अलग अलग लवण है और ये दोनों लवण एक साथ जब आप आ गए, जब हमने इनके दोनों लवणों का क्या किया, हमने इनका वाष्पीकरण किया, दोनों सरल लवणों का जलीय विलयन लेकर उनका वाष्पीकरण किया, तो जल तो वाष्प बन के उड़ गया और ये फिर लवण एक साथ आ जाएंगे K2SO4 Al2SO4 3 डॉट 24 H2। तो ये हो गया हमारा द्विक लवण, डबल सॉल्ट। इसी तरह से एक मोहर लवण भी है, ये भी याद रखना आप, मोहर लवण। तो मोहर लवण का उदाहरण है FeSO4 NH42SO4 डॉट 6 H2। यहाँ पर क्रिस्टलीय जल है 6। तो यहाँ पर भी दो लवण है, देखो एक तो FeSO4 लवण है, एक लवण तो यहाँ पर FeSO4 है, और दूसरा लवण यहाँ पर है अमोनियम सल्फेट, दूसरा यहाँ पर अमोनियम सल्फेट है NH42SO4। NH4 के बाद 2 इसलिए लगाए क्योंकि सल्फेट की संयोजकता 2 होती है। तो ये दो लवण है FeSO4 और NH42SO4। तो ये द्विक लवण हो गया। अब लवणों के उपयोग की बात करते हैं, विभिन्न लवणों के उपयोग क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड जो खाने का नमक है इससे शुरू करते हैं। साधारण नमक भी कहते हैं इसको, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ये हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। हमें पता है कि भोजन में सबसे महत्वपूर्ण भाग है नमक, यही भोजन में हम काम में लेते हैं। भोजन को पकाने में इसको काम में लेते हैं, भोजन पकाते समय नमक का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखो इसका दूसरा उपयोग है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन में। जैसे अचार वगैरह का परिरक्षण करते हैं हम, अचार में ज़्यादा नमक इसलिए डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। नमक के गाढ़े घोल में खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए खाद्य पदार्थों के परीक्षण में उसको काम में लेते हैं। क्योंकि नमक का जो गाढ़ा घोल होगा तो उस गाढ़े घोल, वो घोल कैसा हो जाएगा, वो हाइपर सॉल्यूशन बन जाएगा। हाइपर सॉल्यूशन मतलब उसकी सांद्रता बहुत अधिक हो गई, वहाँ जल की मात्रा कम है। तो ऐसे विलयन में जो फफूंद और बैक्टीरिया, जो जीवाणु वगैरह वो पनप नहीं पाते, वो पैदा नहीं हो पाते। इसलिए फफूंद और जीवाणु नहीं पैदा हो पाएंगे तो वो लंबे समय तक जो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित रहेगा। इसे झीलों और समुद्र के खारे जल से वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये नमक बनाने की विधि है वाष्पीकरण। जो खारे पानी की झीलें हैं और खारे जल के जो समुद्र है, जैसे सांबर झील, राजस्थान की सांबर झील से नमक उत्पादन होता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। वाष्पीकरण में क्या होता है कि जब जल को वहाँ ज़मीन पे जो पड़ा हुआ है वो जब उसको वाष्पीकरण करेंगे तो जल उड़ जाएगा और नीचे जो नमक है वो सफ़ेद रंग का पाउडर उस पर वहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब उसका क्रिस्टलीकरण करेंगे, क्रिस्टलीकरण करके उसका शुद्धिकरण करके फिर उसके मशीनों से आगे की जो रिफाइनिंग वगैरह वो सारी प्रोसेस होकर पैकिंग हो जाएगी। भूमि के अंदर भी ये चट्टानों के रूप में उपस्थित रहता है, यानी इसकी चट्टानें भी मिलती है कई जगह, भूमि के अंदर चट्टानों के रूप में उपस्थित रहता है। अब इसके उपयोग और क्या क्या है, तो देखो इसके द्वारा हम कौन कौन से बाकी दूसरे रसायन इससे बना सकते हैं। तो ये बना सकते हैं हम NaCl से क्या क्या बनाया जा सकता है। NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाया जा सकता है। देखो Na है और Cl है, तो जिससे इसमें Cl और Na आ रहे हैं वो सारे इससे बनाए जा सकते हैं। NaOH बनाया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनाया जा सकता है। Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 बनाया जा सकता है। Na से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Cl है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया जा सकता है। Cl है तो क्लोरीन गैस बनाई जा सकती है, हाइड्रोजन गैस बनाई जा सकती है इससे, और सोडियम धातु Na है तो सोडियम धातु भी प्राप्त की जा सकती है। तो ये बाकी दूसरे जो रसायन इससे बनाए जा सकते हैं। NaOH बनाया जा सकता है, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा Na2CO3 बनाया जा सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 बेकिंग सोडा बनाया जा सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनाया जा सकता है, क्लोरीन गैस Cl2 और हाइड्रोजन गैस H2 और सोडियम धातु इससे प्राप्त की जा सकती है।
अब इसके ये मुख्य उपयोग है, कई बार ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे भी गए, इसको आप ध्यान से देखना। ये तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है, यानी तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कौन सा लवण आवश्यक है? सोडियम क्लोराइड। मांसपेशियों की गति, मोमेंट ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की गति के लिए भी सोडियम क्लोराइड आवश्यक है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव के लिए आवश्यक है। हमें पता है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है HCl, और ये वहाँ पर प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और इसके अलावा बाहर से आए हुए अम्लीय माध्यम वहाँ पर देता है आमाशय में, और अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और ये बाहर से भोजन के साथ आए हुए जीवाणु या बैक्टीरिया वगैरह इस तरह के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने का काम करता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण तभी होता है जब NaCl वहाँ पर हो। NaCl इसके स्रावण के लिए भी आवश्यक है। सर्दियों में सड़कों पर गिरी बर्फ़ को पिघलाने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। सर्दियों में जो पहाड़ी क्षेत्र या ऐसे बर्फीले क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर सड़क पर जमी हुई बर्फ़ को पिघलाने के लिए उसके ऊपर नमक का छिड़काव किया जाता है, साधारण नमक का, NaCl का। अब हम अगले लवण सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, इसके उपयोग के बारे में समझते हैं। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहते हैं इसको, इसका सामान्य नाम कास्टिक सोडा भी है। कास्टिक सोडा इसको कहते हैं। इसके प्रयोग क्या है तो हमने वहाँ साबुन बनाने की विधि में आपको बताया मैंने क्षारों के उपयोग में कि NaOH और KOH साबुन बनाने के काम में आते हैं। तो साबुन बनाने के, अपमार्जक डिटर्जेंट बनाने के काम में आते हैं। कागज़ बनाने में, उद्योग में भी इसका काम आता है। कृत्रिम तंतु रेयोन जो कृत्रिम तंतु है उसको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का अयस्क है Al2O3, और इस Al2O3.2H2O ये बॉक्साइट है और ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, और इससे एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है। अयस्क वो होता है जिसमें धातु की सांद्रता अधिक हो, यानी ऐसा खनिज जिसमें धातु की सांद्रता अधिक हो वो अयस्क कहलाता है। तो ये बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। इससे एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है और इस निष्कर्षण में सोडियम हाइड्रोक्साइड आवश्यक है। पेट्रोलियम के प्रसंस्करण में, ऑयल रिफाइनिंग में, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इनको अलग करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यक है। रंग और ब्लीच बनाने में, बहुत सारे रंग डाइज के बनाने में भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है, और ब्लीच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लीच जो कपड़ों से रंग निकालने के लिए काम में लिया जाएगा, तो ब्लीच CaOCl2 जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। ये विरंजक चूर्ण है, विरंजन के काम में आता है, विरंजन, ब्लीचिंग के काम में आता है। अगला लवण है हमारा सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा, इसको वाशिंग सोडा कहते हैं। तो इसके उपयोग के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, इसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। ये 10H2O क्रिस्टलीय जल है। अगर ये 10H2O इसके साथ में है तो ये धावन सोडा है, और अगर 10H2O इसमें से निकल गया तो ये केवल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसे सोडा ऐश भी कहते हैं। धावन सोडा में क्रिस्टल रूप से जल भी जुड़ा होता है। जल रहित सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश या अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर। तो इसको अगर थोड़ा सा हम गर्म करें तो ये वाटर के जो अणु है, जल के जो वाटर मोलिक्यूल है, ये इससे निकल जाएंगे, और निकलते ही ये हो जाएगा शुष्क। शुष्क का मतलब अनहाइड्रस हो गया, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, यानी बिना जल के अणुओं के ये जब बचता है केवल Na2CO3, तो इस केवल Na2CO3 को हम सोडियम कार्बोनेट, कैसा सोडियम कार्बोनेट कहेंगे? अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। सोडा ऐश भी कहते हैं इसको। जल रहित सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहते हैं। सोडा ऐश क्या है? सोडा ऐश है Na2CO3 सोडा ऐश है Na2CO3.10H2O। ये सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा, वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का सूत्र में आपको 10H2O भी इसके साथ में लिखना है। 10 क्रिस्टलीय जल के अणु यहाँ पर होते हैं, 10H2O। धावन सोडा जल में घुलनशील एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। पारदर्शी है, जल में घुलनशील है, और हमें पता है, जैसा नाम से पता है, खासतौर से सफाई के काम आता है, कपड़ों की सफाई के काम आता है। इससे विभिन्न प्रकार के साबुनों के निर्माण में भी काम में लिया जाता है। सफाई के काम आता है, साबुन की सफाई में। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में सोडियम का कौन सा यौगिक काम में आता है, या कौन सा पदार्थ काम में आता है? तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 काम में आता है एक तो, और एक दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मुख्यतः जो काम में आता है वो यही है, सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग पाउडर, वाशिंग सोडा। इसके अलावा कांच और कागज़ के निर्माण में भी ये काम में आता है, और सोडियम के विभिन्न यौगिक यथा बोरेक्स आदि के निर्माण में काम आता है। बोरेक्स को देखो आप, Na2B4O7.10H2O, ये एक सोडियम का यौगिक है जिसका नाम है बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O। इसमें भी क्रिस्टलाइन जल है 10। बोरेक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। इसके बहुत सारे अलग अलग उपयोग है। एक तो क्लीनर के रूप में, सफाई के लिए ये घरों में काम में आता है, बोरेक्स पाउडर। सुहागा कहते हैं इसको। सुहागा। और इसके अलावा ये अपमार्जक के रूप में काम आता है, और कॉस्मेटिक में प्रसाधन सामग्री बनाने में इसके बहुत सारे कई काम है। बोरोन है इसके पास में, तो एंटीसेप्टिक के रूप में ये काम आता है।
एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आता है। तो मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसके काम है, और कॉस्मेटिक में बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह बनाने के, प्रसाधन सामग्री बनाने के काम में आता है। बर्तनों पर कलई करने के लिए भी इसका काम में लिया जाता है, ठीक है। सोल्डरिंग में भी इसको काम में लिया जाता है, सोल्डर करने में धातुओं के लिए। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यौगिक हो जाता है बोरेक्स, और इसके निर्माण में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट से बोरेक्स बनाया जाता है, Na2B4O7.10H2, ये बोरेक्स है। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग भोजन को शीघ्रता से पकाने में, ये बेकिंग यानी खाने का सोडा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, भोजन को शीघ्रता से पकाने का काम आता है। पहला उपयोग ये हो गया। दूसरा, पेट के अति अम्लता को दूर करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में। क्यों? क्योंकि ये दुर्बल क्षार है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक दुर्बल क्षार है, एक माइल्ड बेस है, इसलिए हम इसको एंटासिड के रूप में अम्लता एसिडिटी को दूर करने के लिए हम काम में ले सकते हैं। सोडा से पाउडर बनता है, आप ऐसे याद रखो, बेकिंग पाउडर बनाने के काम में लिया जाता है, यानी बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। नोट, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और किसी खाने योग्य दुर्बल अम्ल यथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग ब्रेड, केक आदि बनाने में किया जाता है। यानी ये जो बेकिंग सोडा है, सबसे पहले सोडा, आप ऐसे याद रखो, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, S और P होता है ना, तो सोडा से पाउडर बनेगा, पहले सोडा और फिर सोडा से बनेगा पाउडर, यानी बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर। दोनों में क्या फ़र्क है कि बेकिंग सोडा ये है NaHCO3, ये बेकिंग सोडा है। अब इस बेकिंग सोडा में, क्योंकि ये दुर्बल क्षारीय है, क्षारीय प्रकृति है, तो इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा कसेला स्वाद होगा, तो खाने में कड़वापन आ सकता है। तो इस कड़वेपन को खत्म करने के लिए हम इस सोडे को पाउडर में बदल देंगे, और पाउडर में बदलने के लिए हम इसके साथ में कोई खाद्य अम्ल मिलाएंगे। जैसे इमली बनाते हैं, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, तो उस इमली में से जो हाइड्रोजन आयन है जो अम्ल के, वो इसके कसलेपन को खत्म कर देंगे, तब ये बन जाएगा पाउडर। तो अब ये पाउडर है, यानी बेकिंग सोडा प्लस खाद्य अम्ल का मिश्रण, ये क्या हो गया? ये बेकिंग पाउडर हो गया। अब इस बेकिंग पाउडर का उपयोग हम ब्रेड, केक आदि बनाने में करेंगे, जो भोजन को ये क्रिस्पी बना देता है, क्रिस्पी खस्ता बना देता है, ठीक है, टेस्टी बनाता है भोजन को। इसके अलावा इसका उपयोग है अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में भी सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर भरा रहता है। जो सिलेंडर होते हैं अग्निशामक यंत्र के, आपने देखे होंगे, लाल रंग के जो सिलेंडर ऑफिस वगैरह में होते हैं इस तरह से, तो ये ऐसे सिलेंडर होते हैं, और इस सिलेंडर में क्या होता है कि यहाँ पर इनका एक हथौड़े से तोड़ने के लिए, आजकल तो ऑटोमेटिक आ गए, हथौड़े से तोड़ने के लिए इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये लोहे की छड़ होती है, और यहाँ पर एक कांच की शीशी होती है, इसके अंदर एक कांच की शीशी होती है। इस शीशी के अंदर कोई अम्ल भरा रहता है, जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है। और इस सिलेंडर में नीचे यहाँ पर जो है ना, ये व्हाइट कलर का पाउडर भरा रहता है। कौन? ये पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3। यहाँ पर NaHCO3 होता है। जब इसको प्रयोग करना होता है तो इस कांच की शीशी को तोड़ना होता है, ऊपर हथौड़े से चोट मार के इसका उल्टो, या इस सिलेंडर को उल्टा करके इस कांच की शीशी को तोड़ना होता है। ये लोहे की छड़ इसको तोड़ देगी। जब कांच की शीशी टूट जाएगी तो इसमें रखा हुआ अम्ल इसके साथ में अभिक्रिया करेगा। किसके साथ में? बाइकार्बोनेट के साथ। और हमें पता है कि जब अम्लों की अभिक्रिया किसी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने वाली गैस होती है। तो ये अभिक्रिया किस तरह से होती है? देखो, ये HCl है, इस HCl की अभिक्रिया होती है NaHCO3 के साथ में, ठीक है। और यहाँ से एक लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो लवण तो बन गया Na और Cl से NaCl, ठीक है, NaCl बन गया। H और ऑक्सीजन से एक H2 बन जाएगी, और एक CO2 गैस, CO3 में से CO2 निकल गई, CO2 गैस निकल गई यहाँ से। CO2 निकलने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? एक ऑक्सीजन बचेगी, वो एक ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन मिलकर H2 का अणु, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और बहुत अधिक मात्रा में बनती है, और ये बाहर निकलेगी। यहाँ पर एक पाइप लगी होती है, उस पाइप से ये गैस बाहर आएगी, तो उसका नोजल हमारे हाथ में होता है, पकड़ के इस गैस से आग हम बुझा देंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग क्यों बुझा देती है? तो देखो, आग लगने के लिए आवश्यक होती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पदार्थ है, कागज है या कुछ है, इनमें आग लगी हुई है, ठीक है, आग लगी हुई, तो आग लगने के लिए जरूरी ऑक्सीजन गैस है, और ऑक्सीजन गैस की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको चारों तरफ से कवर कर लेगी। जब इसको कवर कर लेगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई टूट गई, इसके साथ में ऑक्सीजन का कनेक्शन नहीं रहा, ऑक्सीजन की सप्लाई टूट गई, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है इसको, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग तभी जलेगी जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। आग लगाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। और आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से अग्निशामक यंत्र में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा लवण है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसका, जैसा नाम है इसका, ब्लीच करने के लिए, विरंजन चूरक यानी विरंजन करने के लिए, रंग निकालने के लिए। तो जल में विले सफ़ेद हल्के पीले रंग का पाउडर है। क्लोरीन है इसके पास, इसलिए क्लोरीन की गंध आती रहती है, और क्लोरीन जो है ना वो बैक्टीरिया, पानी को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर भी इसका एक उपयोग ये हो जाएगा कि कीटाणुनाशक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कीटाणुनाशन के लिए, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। और विरंजक चूर्ण जैसा नाम से है तो ये विरंजक के रूप में काम में आएगा, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, रंग निकालने के लिए। लिनन और
जो वुलन इंडस्ट्री है ऊन में से, तो वहाँ पर वाइट कलर के कपड़ों में से किसी दूसरे रंग के जो दाग धब्बे हो गए उनको निकालने के लिए। कागज़ में भी सफ़ेद कागज़ बनाना होता है, वस्त्र उद्योग में इसका रंग उड़ाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। पीने वाले पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन दे सकता है इसलिए। और तीसरा इसका उपयोग है क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन है और बहुत ईजीली ये ऑक्सीजन दे सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन दे सकता है, तो जो ऑक्सीजन दे सकता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो जहाँ कहीं भी हमें ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में काम में लेना होता है तो वहाँ पर ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में हम इसको काम में ले सकते हैं। किसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का एक उपयोग क्या हो गया कि ये एक अच्छा ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन दे सकता है, तो किसी का ऑक्सीकरण करवा सकता है ये। तो ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीकारक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर को प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 उपयोग हो गए, एक तो ब्लीच करने के लिए, कपड़ों का रंग निकालने के लिए, क्लोरीन है तो कीटाणु रहित करने के लिए पानी को कीटाणुनाशक के रूप में, और ऑक्सीजन दे सकता है इसलिए ऑक्सीकारक एक उत्तम ऑक्सीकारक है ये। एक इसका उपयोग है कि इससे क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जाता है, CH3 ये क्लोरोफॉर्म होता है, CH3 बेहोशी वाला एजेंट है ये। फिल्मों में आपने देखा होगा कि रुमाल पे कुछ ऐसा लिक्विड लगाया और आदमी को सूंघा और वो बेहोश हो गया, तो वो बेहोशी वाला ये पदार्थ है क्लोरोफॉर्म, इसका सूत्र होता है CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण भी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 से किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 से क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। ऊन को सिकुड़न मुक्त अनश्रिकेबल बनाया जाता है, ऊन से सलवटें निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक ये याद रखना इसका निर्माण हेसन क्लेवर संयंत्र या बेकमैन संयंत्र में किया जाता है। ये बेकमैन संयंत्र या हेसन क्लेवर संयंत्र है, इसमें इसका निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? हेसन क्लेवर संयंत्र या बेकमैन संयंत्र में। किसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 का। अगला हमारा लवण है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि इसको पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? तो ये सबसे पहले पेरिस में बनाया गया था, इसलिए वहीं से इसका नाम पड़ा। सबसे पहले ज़्यादा अधिकतर इसका उपयोग वहीं होता था, पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम पड़ा। इसका सूत्र है CaSO4.12H2, आधा जल का अणु इसमें होता है। CaSO4, ये CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, और कैल्शियम सल्फेट के साथ में आधा अणु जल का इसके साथ में रहता है। अब आधा अणु कैसे रह सकता है? अणु आधा कभी हो ही नहीं सकता, तो 2 कैल्शियम सल्फेट के अणुओं के बीच में एक जल का अणु रहता है, यानी इस तरह से ये रहता है। एक कैल्शियम सल्फेट का ये अणु हो गया, इसके साथ में ये जल का अणु आ गया, और एक और कैल्शियम सल्फेट का अणु होता है उसके साथ में, यानी ये जल का अणु दोनों के साथ में रहता है। यानी 2 कैल्शियम सल्फेट के अणुओं के बीच में एक जल का अणु रहता है। तो एक का सूत्र क्या हो गया? CaSO4.12H2, आधा जल का अणु है। आधा है तो आधे को बोलते हैं हेमी, और ये कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट इसका नाम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? इसे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं। ये जिप्सम को गर्म करने पर बनता है, और जो मुख्यतः पेरिस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। अब बनता कैसे है? तो ये प्रक्रिया है जैसे बनाने की, ये जिप्सम है, CaSO4.2H2, ये जिप्सम है, इसको गर्म करने से ये बनेगा। जब 2 जल के अणु है कैल्शियम सल्फेट के साथ में CaSO4.2H2, तो ये जिप्सम है, और इस जिप्सम को जब बहुत अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो इसमें से जल के अणु, आधा जल का एक और आधा यानी 1.5 जल के अणु निकल जाएंगे, और आधा जब जल का अणु इसके साथ बच गया तो ये बन गया POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस .12H2। ये POP है, CaSO4.12H2 POP हो गया। तो इस तरह से गर्म किया हमने, और गर्म करने पर ये जल के अणु 1.5 जल के अणु बाहर निकल गए, और CaSO4.12H2 ये बन गया POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब POP के जितने भी उपयोग है वो सब हमें पता ही है। क्या क्या उपयोग है पढ़ते हैं। देखो, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, जैसे जल मिश्रित कर छोड़ देने पर सूखकर कठोर हो जाता है। तो इस गुण का उपयोग कहाँ पर हो जाएगा कि जल मिश्रित करके छोड़ देने पर सूखकर कठोर हो जाएगा? तो इसका उपयोग हो जाएगा टूटी हड्डी को सही स्थिति में लाकर उसी अवस्था में जुड़ने तक बनाए रखने के लिए। इसके चारों ओर जो प्लास्टर किया जाता है, फ्रैक्चर्स बोन पर जो डॉक्टर प्लास्टर करते हैं, तो वहाँ पर यही प्रयोग होता है। तो वहाँ पर क्या अभिक्रिया होती है? देखो, यही अभिक्रिया उल्टी दिशा में होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये। जब ये जो कैल्शियम सल्फेट है, इस कैल्शियम सल्फेट को जल मिश्रित करके छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा जिप्सम में, और ये सूख कर हो जाएगा हार्ड। ये जिप्सम जो है ना, सूखने पर बहुत ज़्यादा कठोर और हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हड्डी को सहारा देने के लिए उस पर जो प्लास्टर किया जाता है वो ये होता है POP। ये इसके अलावा दंत चिकित्सा में है ना, डेंटिस्ट्री में इसका उपयोग होता है। मूर्तियाँ, POP की बहुत सारी मूर्तियाँ, खिलौने बनते हैं। अग्निरोधी, ये फायर प्रूफ है। देखो, फायर प्रूफ होता है, आग नहीं लगती, POP की चीज़ें आग नहीं पकड़ती, इसलिए फायर प्रूफ मटेरियल्स बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सांचे बनाने में, फर्श बनाने में, दीवारों पर पुताई से पूर्व गड्ढे भरने में, पता है पुट्टी जो करते हैं, POP जो करते हैं दीवारों पर, मकानों पर, तो POP जो पुट्टी होती है वो इसी से की जाती है। अग्निरोधी वस्तुएं, सांचे, फर्श बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट, इसका नाम सोरा है।
इसको शोरा भी कहते हैं, ये शोर करता है। शोर कौन करता है? बंदूक, यानी गन पाउडर या विस्फोटक या आतिशबाजी, पटाखे शोर करते हैं, तो इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो गया? शोरा इसका नाम है, और ये शोर वाला पाउडर, यानी गन पाउडर, विस्फोटक, आतिशबाजी, पटाखे बनाने में। और इसके अलावा क्योंकि इसके पास पोटेशियम है, और हमें पता है कि खेती में सबसे ज़्यादा जो फसलों के लिए आवश्यक उर्वरक है या जो तत्व है, खनिज तत्व, वो NPK, इनको क्रांतिक तत्व कहा जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो पोटेशियम यहाँ से मिल सकते हैं उर्वरक, इसलिए उर्वरक बनाने के काम आता है। कांच बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला लवण हमारा जो द्विक लवण में हमने पढ़ा था, फिटकरी या पोटास एलम, फिटकरी है, इसका सूत्र है K2SO4 Al2SO4 3.24H2। ये इसका सूत्र है। दो लवण एक साथ आकर बने हुए, एक लवण तो पोटेशियम सल्फेट है और दूसरा जो लवण है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 के साथ में एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 3। ये दो लवण एक साथ आ गए, साथ में 24 जल के अणु है जो क्रिस्टलीय रूप में इसके साथ में उपस्थित रहते हैं, 24H2। तो ये फिटकरी है। अच्छा, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, एक तो आपको ये याद रखना है, क्षारीय है, ये थोड़ा सा हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका मुख्य उपयोग आपने देखा होगा कि दाढ़ी बनाने के बाद वो फिटकरी जो है ना, वो चेहरे पर लोग लगाते हैं, उसको रगड़ते हैं। क्यों करते हैं? तो खून का स्कंदन कर सकता है। ये खून बहने से रोकने के लिए इसका उपयोग शरीर के किसी अंग पर कट जाने पर खून बहने से रोकने के लिए किया जाता है। तो इसलिए स्कंदन कर सकता है खून का, तो खून को बहने से रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रंग बंधक के रूप में, रंग को बांध के रख सकता है, इसलिए कपड़ों में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रंग बंधक के रूप में उसका उपयोग होता है। जल के शुद्धिकरण में, ये हमें पता है फिटकरी से जल का शुद्धिकरण किया जाता है। अगर फिटकरी को जल में डाल देवे, होद में या टैंक में डाल देवे, तो ये स्कंदन कर सकता है। जो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती है, उन अशुद्धियों को ये नीचे पेंदे पे बैठा सकता है, एक साथ स्कंदन कारक है। चमड़े की रंगाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इस तरह से फिटकरी या पोटास एलम के उपयोग हो गई। अगला लवण है हमारा कॉपर सल्फेट, CuSO4.H2। देखो, कॉपर सल्फेट हल्के नीले रंग का होता है, नीला थोथा कहते हैं इसको, नीला थोथा इसका नाम है, और हल्के नीले रंग का होता है। इसका उपयोग तांबा धातु के निष्कर्षण में होता है। तांबे का जब निष्कर्षण करते हैं तो विद्युत अपघटन किया जाता है, तांबे धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है अंतिम प्रोसेस के रूप में। तो वहाँ पर हम एक अशुद्ध धातु जो होती है उसको एनोड पर लेते हैं, यानी पॉजिटिव, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पर अशुद्ध जो तांबे की होती है मोटी धातु उसको लिया जाता है, और जो नेगेटिव कैथोड होता है वहाँ पर शुद्ध तांबे की पतली पट्टी ली जाती है। और यहाँ पर जो विद्युत अपघटन के रूप में भरेंगे, वहाँ पर हम कॉपर सल्फेट भरते हैं, CuSO4। तो CuSO4 में से क्या, कॉपर का वियोजन हो जाएगा, कॉपर 2+ और SO4 2- में, एक प्लस वाला माइनस पे जाएगा, तो कॉपर यहाँ पर, यह शुद्ध धातु की पतली परत थी, तो कॉपर सारा यहाँ से विलीन में से इकट्ठा होकर कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ इकट्ठा होता जाएगा। ये सल्फेट यहाँ जाएगा अशुद्ध धातु में, और कॉपर के साथ में अभिक्रिया करके इसमें से कॉपर को वापस विलीन में लेकर आ जाएगा। तो फिर से विलीन में कॉपर सल्फेट बन जाएगा, फिर से उसका वियोजन होगा, उसमें से कॉपर निकलेगी और वापस यहाँ इकट्ठी होती जाएगी। तो इस विद्युत अपघटन के बाद में सारा इसमें से ये जो अशुद्ध मोटी धातु थी ये बिल्कुल पतली हो जाएगी, इसमें से कॉपर सारा निकल के इधर आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम धातु के निष्कर्षण में कॉपर धातु के निष्कर्षण में कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है कॉपर सल्फेट का, और रंगाई छपाई प्रिंटिंग के काम में भी ये आता है। अगला लवण हमारा अमोनियम क्लोराइड या नौसादर NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड नौसादर के बारे में पढ़ते थे। कोई एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जो गर्म करने पर अमोनिया NH3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में वियोजित हो जाता है। NH4Cl को अगर हम गर्म करें, अमोनियम क्लोराइड को, ये अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, अगर इसको गर्म करें तो इससे एक तो अमोनिया NH3 अमोनिया गैस और एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब अमोनिया से उर्वरक बनाने के काम में लिया जाता है इसको, क्योंकि अमोनिया से यूरिया बनाते हैं हम, NH2CO ये यूरिया का सूत्र है, NH2CO तो ये यूरिया निर्माण में ये काम में आता है। तो उर्वरक निर्माण में ये काम आता है। इसका प्रमुख उपयोग अमोनिया और उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। अमोनिया गैस बनानी है हमें, जहाँ कहीं भी अमोनिया गैस उर्वरक संयंत्र में अमोनिया गैस की जरूरत पड़ती है, तो अमोनिया गैस बनाने के लिए इसको गर्म करके अमोनिया गैस बनाई जाती है। तो अमोनिया गैस और यूरिया एक उर्वरक है, तो उर्वरक बनाने में, अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें उद्रवपातन का गुण भी होता है, ये भी आप याद रखो कि नौसादर, कपूर, ये कुछ ऐसे पदार्थ है जो उद्रवपातित हो जाते हैं। उद्रवपातित यानी जो ठोस अवस्था को से गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में बिना द्रव अवस्था के आए, और जिनको ठंडा करने पर जिनकी गैस सीधे ठंडी होकर ठोस में बनती है, तो उनको हम उद्रवपातित पदार्थ, और ये प्रक्रिया उद्रवपातन सब्लिमेशन कहलाती है। तो ये उद्रवपातन का गुण पाया जाता है इसमें, नौसादर कहते हैं इसको, NH4Cl, ये हमारा लवण हो गया। अब हम बढ़ते आगे। इसके अलावा इसका प्रयोग, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है शुष्क और लेक्लांश सेल, जो घड़ी में पेंसिल सेल होते हैं, लेक्लांश सेल, उसमें अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। बर्तनों पर कलई करने में, टाँका लगाने में और कपड़ों की रंगाई में इसका उपयोग किया जाता है। बर्तनों पर कलई करने के लिए और टाँका लगाने में इसका उपयोग होता है। वैसे सोल्डरिंग वाली जो धातु होती है ना, वो भी आप याद रखना। सोल्डर एक मिश्र धातु है जो झाड़ लगाने के लिए काम में लेते हैं ना, सर्किट पे, मोबाइल के, रेडियो के सर्किट को जोड़ने के लिए सोल्डर। तो ये लेड PB
और टिन SN, इन दोनों धातुओं की मिश्र धातु है शोल्डर धातु। अगला हमारा लवण है हाइपो, ठीक है। हाइपो सोडियम का लवण है, इसको सोडियम थायोसल्फेट भी कहते हैं या सोडियम हाइपोसल्फेट भी कहते हैं। सूत्र है Na2S2O3, Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम हाइपोसल्फेट, थायो या हाइपोसल्फेट, शॉर्ट में हाइपो कहते हैं इसको। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव और फोटो के विकास में किया जाता था। अब आजकल तो ये नेगेटिव फोटोग्राफी और ये रील वाला और ये इनकी ज़रूरत ही नहीं रही। तो पहले इसका प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव और फोटो के विकास में, नेगेटिव से जब फोटो बनाए जाते थे तो उसमें इसका हाइपो का घोल हाइपोविलियन काम में ले जाता, तो वो हाइपोविलियन ये होता है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 या सोडियम हाइपोसल्फेट। सोना चांदी आदि के निष्कर्षण में, सोने और चांदी धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीन के प्रभाव को समाप्त करने में, क्लोरीन के प्रभाव को खत्म कर सकता है, तो क्लोरीन के प्रभाव को समाप्त करने में भी हाइपो का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ लवण थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पर ये हमारा वीडियो लवण वाला खत्म हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको अम्ल, क्षार और लवण इन तीनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर हमने 3 क्लास में जितने भी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जो भी पढ़ा है उस पर क्या क्या MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए और जिनके आगे भी पूछने के चांस है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो MCQ में लेकर आ रहा हूँ अगले वीडियो में, तो हम वो MCQ करेंगे। बने रहिए इसी चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट करके बताना कैसा लगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।